नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वुड्स का घोषणा पत्र जो 19 जुलाई 1854 को आया था, इसके बारे में पढ़ा था मैंने। हम लोगों ने पढ़ा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके अध्यक्ष या सभापति चार्ल्स वुड थे। उन्होंने शिक्षा का उत्तरदायित्व, शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए, पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा विभाग की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना, जन शिक्षा का विस्तार, इस सब के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आगे आएंगे हंटर आयोग। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हंटर आयोग भारतीय, जिसको हम भारतीय शिक्षा आयोग कहते हैं, ठीक है। देखिए, दो आयोग ऐसे हैं जो सेम नाम से, एक ही नाम से स्वतंत्रता के पूर्व भी हुए थे और स्वतंत्रता के बाद भी हुए थे। पहला था भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है। इसी का ये स्वतंत्रता से पूर्व, जो कि 3 जनवरी 1882 को आया था, हंटर आयोग भारतीय शिक्षा आयोग। स्वतंत्रता के बाद भी 1964 में, जिसको हम लोग कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं ना, उसका भी नाम भारतीय शिक्षा आयोग है। 1964 में, स्वतंत्रता के बाद एक और आता है, आप आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसको लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति में हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम 1904। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। स्वतंत्रता के बाद 1948 में, जिसका हम दूसरा नाम है राधा कृष्णन आयोग, वहाँ भी आया हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, दो आपके सामने हैं जो कॉमन आते हैं, इसको मैं यहाँ कहीं आप नोट कर लीजिएगा। पहला नंबर है भारतीय शिक्षा आयोग, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व 1882 में आया था, जिसको हम लोग हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। और जो स्वतंत्रता के बाद हुआ था, वो हुआ था 1964, 1964, जिसको हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वह है विश्वविद्यालय आयोग, जो 1902 में लॉर्ड कर्जन ने लाया था, विश्वविद्यालय आयोग। और फिर 1948 में स्वतंत्रता के बाद, जिसको हम लोग राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो दो ऐसे नाम हैं जो स्वतंत्रता के पूर्व भी हैं, स्वतंत्रता के बाद है। 1964 का भारतीय शिक्षा आयोग, 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग, जिसका दूसरा नाम हंटर आयोग है, इसका कोठारी आयोग है। 1902 का विश्वविद्यालय आयोग, जो कि कर्जन का शिक्षा नीति में आता है। और 1948 का आपका राधा कृष्ण आयोग, वो भी विश्वविद्यालय आयोग के। आज हम बात करते हैं हंटर आयोग की। देखिए अभी तक जितने भी आयोग बने थे, उसमें भारतीयों को सम्मिलित नहीं किया गया था। हंटर आयोग एक ऐसा आयोग था जिसमें 3 जनवरी को 1882 को लॉर्ड रिपन ने एक आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष को रखा नाम था, 20 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष या सर्वे सर्वा हंटर थे, जिसमें 7 भारतीय भी थे, जिनका नाम हमने यहाँ लिखा हुआ है। श्री भूदेव मुखर्जी, श्री के टी तैलंग, श्री आनंद मोहन बोस, श्री पी.जी. नंद मुदालियर, राजा जितेंद्र टैगोर, श्री सैयद महमूद और हाजी गुलाम। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। सैयद महमूद और हाजी गुलाम दोनों मुस्लिम हैं। आपको पता है, इसके पहले प्राच्य पाश्चात्य विवाद चलता था हिंदू और मुस्लिम, मतलब अरबी, फारसी और संस्कृत की विवाद चलती थी। इसलिए इसमें 7 सदस्यों में 5 हिंदू और 2 मुस्लिमों को रखा गया। इसमें भी गौर फरमाने वाली बात है, मुदालियर और तैलंग, ये जो 2 लोग थे, ये लोग दक्षिण भारत के थे। 3 और एक जो है ये मुखर्जी और देखिए बोस, ये लोग टैगोर, तो ये लोग क्या हैं कि ये बंगाल के हैं। तो बंगाल भी शिक्षा का हब होता था। वहीं आपको हमने बताया था, वहाँ पे मदरसा किया गया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो उत्तर भारत के लोग हो गए, दक्षिण भारत के लोग हो गए, और आपके 2 मुस्लिम हो गए। तो ऐसा किया गया था ये हंटर आयोग, जिसको लॉर्ड रिपन ने किया था। और मार्च 1882 में 600 पन्नों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हंटर ने, ठीक है। अब इसमें क्या क्या था, हम इसमें बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बात देख लीजिए। हंटर आयोग के उद्देश्य और कार्य, इसको मैं 2 वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा होता है। आप लोगों का सुझाव आया है कि सर बहुत लंबा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है बनाने में, एमबी खत्म होता है। खैर, तो हम बात करते हैं हंटर आयोग के उद्देश्य क्या क्या थे, उनके कार्य क्या था। पहला था वुड्स घोषणा पत्र के शिक्षा नीति के अनुपालन की सीमा निर्धारित करना, ठीक है।
जो 1854 में वुड्स ने अपना शिक्षा कंट्रोल जब इसके पहले वाले में किया था आप लोगों ने, वुड्स ने अपना घोषणा पत्र दिया था, तो उस पे उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी लिखी थी जिसका सीमांकन नहीं कर पाए थे। तो उसको सीमा बाउंड्रीज में करने के लिए, बाउंड्री में करने के लिए, अनुपालन की सीमा निर्धारित करने के लिए वुड्स हंटर आयोग आया था। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा की उन्नति हेतु सुझाव देना। बात ये हुआ था कि वुड्स ने तो बोल दिया था कि शिक्षा का दायित्व तो कंपनी के ऊपर या अंग्रेजों के ऊपर है और प्राथमिक विद्यालय खोला जाए, लेकिन उसकी उस खोला जाए, किस तरह से चलाया जाए, क्या किया जाए, उस पर ज़्यादा उन्होंने बात नहीं किया था, इसलिए इससे उन्नति हेतु सुझाव देना था। तीसरी बात आती है माध्यमिक और उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा का संबंध स्थापित करना। इन्होंने वुड्स ने, आपको याद होगा, वुड्स ने देसी प्राथमिक विद्यालय, फिर माध्यमिक, फिर कॉलेज, हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय की बात की थी यहाँ। लेकिन उन्होंने कैसे वो एक दूसरे को रिलेट किया जाए, आपको एक मैं बात बताता हूँ। जब आप जैसे ही कक्षा 11 में जाते हैं तो कक्षा 10 के कुछ कोर्स आपको वही होते हैं विस्तार से, या जैसे आप बीए करने, आप लोग ग्रेजुएशन करके आए होंगे, ग्रेजुएशन या पीजी करके आए होंगे, तो ग्रेजुएशन के पहले साल में आपने 12 में जो चीज़ पढ़ा था वही चीज़ होता है, थोड़ा विस्तार से होता है। तो यहाँ माध्यमिक और उच्च शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के संबंध को स्थापित करना, प्राथमिक शिक्षा में जो जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था उसका उपयोग कैसे माध्यमिक शिक्षा में, कैसे उच्च शिक्षा में, इसकी बात के लिए हंटर आयोग आया था। अगला आता है विद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है, सुधार और उसके उपाय क्या हैं। ठीक है, विद्यालय चल रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियाँ आ रही हैं, कैसे उसको चलाना जाए। कागज़ पे तो चल गया है, लेकिन क्या-क्या परेशानी है, उसके उपाय क्या-क्या हैं, इन सब को ढूँढने के लिए हंटर आयोग आया था। आगे हम बात करते हैं, उसमें जो लिखा हुआ आखिरी उद्देश्य है या उसके कार्य हैं, शिक्षा, भारत में शिक्षा के प्रसार प्रचार में मिशनरी स्कूलों की भूमिका और इस संदर्भ में सरकार की नीतियों की समीक्षा करना। आप कह रहे हैं हम लोग पहले या दूसरे वीडियो में हम लोगों ने मिशनरी प्रयास के बारे में पढ़ा था, जिसमें डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इतने मिशनरी है जो शिक्षा के लिए कार्य कर रही थी। तो वो तो पहले की बात है, बाद में धीरे-धीरे ये बढ़ता गया, तो मुख्यतः एक ही उसका नाम दिया गया, ईसाई मिशनरी। तो ईसाई मिशनरियों ने क्या-क्या काम किया, इसके बारे में चर्चा करना था। आप मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोग ले लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपने देख लिया। फिर हम बात करते हैं कि क्या-क्या इन्होंने संस्तुतियाँ दी थी। देखिए, प्राथमिक शिक्षा पर संबंधित संस्तुति, माध्यमिक शिक्षा संबंधित संस्तुति, उच्च शिक्षा, स्थिर शिक्षा हेतु। ठीक है? तो प्राथमिक स्तर पे हम आज बात करके छोड़ देते हैं। प्राथमिक शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ में प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी व जीवन के मूल्यों के अनुरूप हो। ठीक है? बालक के मन को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा प्रचार किया जाए। ऐसा नहीं, बाल मनोविज्ञान की यहाँ बात किया गया, चाइल्ड सेंटर्ड की यहाँ बात की गई। चाइल्ड सेंटर्ड की बात की गई। ठीक है? और छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। ठीक है? यहाँ इन्होंने बात किया। और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं या प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए। ठीक? तो इन्होंने ये इतना बात किया। आज हम प्राथमिक शिक्षा तक की बात करेंगे, आगे कल अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए। नहीं आता है तो हमसे बात करिए, हमारे व्हाट्सअप नंबर हम फिर से आज बोल देते हैं, 70078 आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहीं परेशानी हो उस पर चर्चा कर सकते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।